Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 11. आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम्स। आप सबको पता है कि सेल के अंदर जो सेल की केमिस्ट्री होती है उसको मेंटेन रखा जाता है, उसको ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। तो ये जो सेल के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रखा जाता है, ये रखा जाता है सेल के अंदर डिफरेंट इंजाइमेटिक रिएक्शंस के ज़रिए। ऐसे रिएक्शंस जिनमें इंजाइम्स को यूज़ किया जाता है और इंजाइम्स को यूज़ करते हुए सेल की केमिस्ट्री को मेंटेन रखा जाता है। Metabolism. The sum of all the chemical reactions going on in a cell is known as metabolism. किसी भी सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके लिए कलेक्टिवली एक टर्म यूज़ की जाती है, उस टर्म को कहा जाता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म का जो सर्वाइवल है वो इन केमिकल रिएक्शंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और ये जो केमिकल रिएक्शन सेल के अंदर हो रहे होते हैं ये बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं। ये इतनी तेज़ी से हो रहे होते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जा रही होती हैं वो सेल के अंदर डिफरेंट लाइफ की एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। क्या आपको पता है कि ये जो रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर ये इतनी तेज़ी से कैसे हो सकते हैं? तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो रिएक्शंस है वो इंजाइम्स की वजह से इतनी तेज़ी से होते हैं। इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। तो इंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, उसको जो प्रोसेसिंग होती है वो तेज़ी से हो जाती है, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो इंजाइम्स है वो कंज्यूम नहीं होते, यानी वो यूज़ नहीं होते। तो अगर हम बॉडी के अंदर इंजाइम्स नहीं होंगे तो क्या रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होंगे? रिएक्शंस तो पॉसिबल होंगे, लेकिन तब जो रिएक्शंस की जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो हो जाएगी, इतनी स्लो हो जाएगी कि उसका लाइफ के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंजाइम्स। अगर हम इंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ को देखें तो इंजाइम जो है वो ऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं और इनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले इंजाइम्स की प्रॉपर्टी है इंजाइम्स इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। इंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देते हैं। तो जिस रिएक्शन में हम इंजाइम यूज़ करते हैं उस रिएक्शन की जो स्पीड है वो 6 से 14 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है निस्बत के अनकैटलाइज्ड रिएक्शन के। सेकेंड प्रॉपर्टी है इंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी फॉर द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए अगर हम इंजाइम्स की क्वांटिटी देखें तो इंजाइम जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में हमें चाहिए होते हैं, यानी कि कुछ इंजाइम्स अगर हम लें तो वो थोड़े से इंजाइम भी किसी बहुत बड़े सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड के दौरान। Enzymes are highly sensitive to pH and temperature changes of the system. इंजाइम्स के ऊपर pH और टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, यानी कि अगर कोई भी सिस्टम है उसकी pH चेंज करें या टेम्परेचर को चेंज कर दे तो उसका इंजाइम्स के ऊपर डायरेक्टली इफ़ेक्ट होता है। इंजाइम्स आर आइदर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। इंजाइम्स की अगर स्पेसिफिटी देखें तो हम इंजाइम जो है वो कुछ इंजाइम जो है वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये इसका मतलब ये है कि वो ख़ास किस्म के सबस्ट्रेट के ऊपर ही रिएक्ट करते हैं, किसी दूसरे पे रिएक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल सुक्रेज, हमारे पास एक इंजाइम है जो कि सिर्फ सुक्रोज को डाइजेस्ट करता है, लेकिन कुछ इंजाइम्स जो हैं वो स्लाइटली लेस स्पेसिफिक होते हैं। लेस स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो सिर्फ एक सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन नहीं कर रहे होते, बल्कि उससे रिलेटेड कोई रिएक्शन है उसके ऊपर भी रिएक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंजाइम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करेगा? हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन ऐड करता है। इसके अलावा ये कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन भी कर सकता है और ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन भी कर सकता है। ये नहीं, इसका सिर्फ एक काम नहीं है, बल्कि ये एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट के ऊपर भी इफ़ेक्ट कर रहा है। इंजाइम्स कैन वर्क इन लिविंग सेल्स एज वेल एज इन ग्लासवेयर। इंजाइम्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि वो लिविंग सेल्स के अंदर भी काम करते हैं। जब वो इंजाइम जो कि लिविंग सेल्स के अंदर काम करते हैं उनको विवो बोला जाता है, लेकिन कुछ इंजाइम जो है वो ग्लासवेयर यानी कि आउटसाइड इन्वायरमेंट में भी अपना इफ़ेक्ट शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे इंजाइम्स को ऐसे इंजाइम जो कि इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, यानी ग्लासवेयर में अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ऐसे इंजाइम्स को विट्रो कहा जाता है। सम इंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी। कुछ इंजाइम्स को अपनी एक्टिविटी के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, बगैर कोफैक्टर के वो अपना रिएक्शन नहीं कर सकते।
इंजाइम्स लोअर द नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होती है। तो रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन अगर हम उस रिएक्शन के अंदर इंजाइम्स डाल देंगे तो फिर हमें ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं होगी। Enzymes only speed up our reaction and do not affect the equilibrium of the reaction. Enzymes किसी भी रिएक्शन को सिर्फ स्पीड अप करते हैं, उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करते। इंजाइम स्ट्रक्चर, अगर हम इंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें तो जितने भी इंजाइम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ग्लोबुलर होता है। तो इंजाइम्स हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड यूनिट से मिलके बने होते हैं, लेकिन एक इंजाइम्स के अंदर एक्सेप्शन है, वो है राइबोजाइम की। राइबोजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलके नहीं बने होते, बल्कि राइबोजाइम्स आरएनए से मिलकर बने होते हैं। और राइबोजाइम्स को राइबोजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये राइबोसोम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसमें राइबोजाइम्स की एक एग्जांपल है हमारे पास पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज की। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एक राइबोजाइम है जो कि पॉलीपेप्टाइड की इलोंगेशन करता है, उसको इलोंगेट करता है, लंबा करता है ट्रांसलेशन प्रोसेस के दौरान। शेप ऑफ एंजाइम, अगर हम एंजाइम्स की शेप को देखें तो जो एंजाइम्स की जो शेप होती है वो टर्शरी और क्वाटनरी होती है। और इनका अगर हम वेट देखें तो एंजाइम्स का जो नेचर है वो प्रोटीनी नेचर होती है, और इनका जो मालिक्यूलर वेट है वो 10,000 से लेके 1 मिलियन तक होता है। तो इस तरह से एंजाइम्स के जो बेसिकली स्ट्रक्चर देखें तो बेसिकली उसके दो तरह के शेप्स, दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटनरी स्ट्रक्चर। कंपोनेंट्स ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम के स्ट्रक्चर में देखें तो एंजाइम के स्ट्रक्चर के अंदर एक एक्टिव साइट होती है। और ये एक्टिव साइट क्या होती है? ये एक्टिव साइट वो जगह होती है जहाँ पे एंजाइम्स की कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। और एक्टिव साइट जो है, एक्टिव साइट में एक ख़ास किस्म का चार्ज होता है, और ये एक 3 डायमेंशनल कैविटी होती है। और कोई भी सबस्ट्रेट यानी कि कोई भी रिएक्टेंट जिसने कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट का, वो रिएक्टेंट क्या करता है? वो रिएक्टेंट आके इस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है। और जब वो उस एक्टिव साइट के ऊपर अटैच होता है तो वो नॉन कोवलेंट इंट्रैक्शंस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए भी उस जगह पे अटैच हो सकता है, या फिर वो हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस के ज़रिए भी इस जगह पे एक्टिव साइट पर अटैच हो सकता है। तो एक्टिव साइट के ऊपर 3 से लेके 12 तक अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं पहले पॉलीपेप्टाइड के अंदर स्कैटर्ड हुए होते हैं, फैले होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आके कोई भी सबस्ट्रेट जब यहाँ पर आके अटैच हुआ होता है तो उसके बाद क्या होते हैं, तो ये जो अमाइनो एसिड्स पहले स्कैटर्ड हुए होते हैं, बाद में ये उसके सबस्ट्रेट के जुड़ने के बाद ये बिल्कुल आपस में स्कैटर्ड जो होते हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़ जाते हैं। और क्योंकि अब यहाँ पर एक प्रोटीन मालिक्यूल आके अटैच हो गया होता है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है एल्डोलेज की। एल्डोलेज एक एंजाइम है जिसके अंदर 3 तरह के अमाइनो एसिड्स होते हैं, ग्लाइसिन, हिस्टाडाइन एंड एलानाइन अमाइनो एसिड्स। एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को देखें तो एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर के अंदर भी 2 तरह के फंक्शनल रीजन्स होते हैं। एक होता है बाइंडिंग साइट और दूसरे है कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट सबसे पहले देखें तो बाइंडिंग साइट एक ऐसी साइट होती है जिस जगह पे सबस्ट्रेट आके अटैच होता है। ये जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट आके अटैच हो रहा होता है और आके सबस्ट्रेट आके उस जगह पे बॉन्ड बना रहा होता है, उस जगह को बाइंडिंग साइट कहा जाता है। लेकिन दूसरी जगह जहाँ पर ऐसे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जिस जगह पे सबस्ट्रेट की कन्वर्जन हो रही होती है, वो जगह जहाँ पे सबस्ट्रेट कन्वर्ट होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है यानी उसकी कैटालाइसिस हो रही होती है, इस जगह को कहा जाता है कैटालिटिक साइट। और अगर हम एक्टिव साइट की ऑन द होल शेप को देखें तो एक्टिव साइट की जो शेप है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि जैसा सबस्ट्रेट की शेप होगी वैसे ही एक्टिव साइट की शेप होगी। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है, लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट भी हो सकता है। वो इस तरह से कि कोई और सबस्ट्रेट जिसकी शेप जो है वो इस एक्टिव साइट से मिलती जुलती है, वो भी इस कुछ केसेस में आके एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, अगर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें तो कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एक नॉन प्रोटीन पार्ट की ज़रूरत होती है। इस नॉन प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है कोफैक्टर।
कोफैक्टर क्या करता है, कोफैक्टर की वजह से ही कोई भी जो सबस्ट्रेट है वो आके उस एक्टिव साइट पे अटैच हो सकता है। जैसे कि अब आपके सामने ये कोफैक्टर है, ये कोफैक्टर जाके इधर एंजाइम्स के साथ यहाँ पे इस जगह पे अटैच होगा, तभी ये सबस्ट्रेट इस जगह पे आगे अटैच हो सकेगा। अगर ये कोफैक्टर इस जगह पे अटैच नहीं होगा तो ये सबस्ट्रेट भी एक्टिव साइट पर अटैच नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से कोफैक्टर क्या करता है, सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट के ऊपर उसकी अटैचमेंट करवा रहा होता है। ना सिर्फ ये उसकी अटैचमेंट करवा रहा होता है, बल्कि जो कैटालिटिक प्रोसेस हो रहा होता है ये उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो एक्टिव साइट की जो फाइनल शेप है वो डिटरमाइन होती है कोफैक्टर से, यानी कि कोफैक्टर अटैच होगा तो उसके बाद एक्टिव साइट की एक फाइनल शेप बनेगी। तो वो एंजाइम जिसको एक्टिव होने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है, वो एक्टिव तभी होता है जब कोफैक्टर उसके साथ कंबाइन होता है। तो ऐसे एक्टिव एंजाइम को होलो एंजाइम कहा जाता है। और अगर कोफैक्टर अवेलेबल नहीं है तो बाकी का एंजाइम जो है वो इनएक्टिव होगा, उसमें कोई भी कैटालिटिक प्रोसेस नहीं हो सकेगा। तो ऐसे एंजाइम को कहा जाता है एपो एंजाइम, जो कि इनएक्टिव है, उसमें कोई भी कैटालिटिक प्रोसेस नहीं हो सकता। और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं होती और उनके अंदर एक्टिव साइट्स भी होती हैं और इनएक्टिव स्टेट्स भी होती हैं। इसकी हमारे पास एक एग्जांपल है पेप्सिनोजेन की। पेप्सिनोजेन क्या होता है, हमारे पास इसकी एग्जांपल है पेप्सिन की, यानी कि स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एक सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं जिसको कहा जाता है पेप्सिनोजेन। ये जो पेप्सिनोजेन है ये इनएक्टिव होती है, यानी ये एक्टिव स्टेट में नहीं होती और इसके अंदर एक एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट होता है जो कि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हुआ होता है। इस एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट की वजह से कोई भी सबस्ट्रेट इसके ऊपर आके बाइंड नहीं कर रहा होता है, जिस वजह से ये जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है। लेकिन जब पेप्सिनोजेन को HCl से एक्सपोज करवाया जाता है, पेप्सिनोजेन के ऊपर HCl तब होता है जब स्टमक के अंदर HCl जो है कंबाइन होता है पेप्सिनोजेन के साथ, तो फिर क्या होता है, ये जो एडिशनल पॉलीपेप्टाइड फ्रैगमेंट इसके साथ पेप्सिनोजेन के साथ अटैच हुआ होता था पहले, वो इससे रिमूव हो जाता है। और रिमूव होने के बाद ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजेन है ये कन्वर्ट हो जाता है एक एक्टिव होलो एंजाइम की फॉर्म में, जिसको कहा जाता है पेप्सिन। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स डिफरेंट तरह के मेटालिक आयंस होते हैं, फॉर एग्जांपल आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर एंड जिंक। और ये जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होती हैं ये किसी भी एंजाइम के साथ सिर्फ तब अटैच होते हैं जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट भी अटैच हो रहा होता है। और ये डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं। डिटैचेबल का मतलब ये है कि ये उससे हम अलहदा भी कर सकते हैं, यानी एंजाइम के साथ ये अटैच होते हैं लेकिन हम इसको अलहदा भी कर सकते हैं। तो ऐसे कोफैक्टर्स को कहा जाता है एक्टिवेटर्स। कोफैक्टर की सेकंड टाइप है ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स भी दो तरह के होते हैं, कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोएंजाइम्स की। कोएंजाइम्स विटामिन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास ATP, NAD, FAD, ये हमारे पास कॉमन कोएंजाइम्स हैं। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की तरह ये भी एंजाइम के साथ सिर्फ तब अटैच होते हैं जब किसी सबस्ट्रेट ने आकर अटैच होना होता है। और ये भी उस डिटैचेबल कोफैक्टर्स होते हैं, यानी कि कोएंजाइम जिस जगह पे ये अटैच होते हैं इसको बाद में आप इस जगह से अलहदा कर सकते हैं, यानी डिटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप किसी भी एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच हो जाता है और ये जो अटैचमेंट होती है ये परमानेंट अटैचमेंट होती है एंजाइम के साथ। और जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो आप इस प्रोस्थेटिक ग्रुप को उससे अलहदा नहीं कर सकते। इसी एग्जांपल है आयरन की। आयरन के अंदर होती है पोरफायरिन रिंग जो कि कुछ एंजाइम्स के साथ अटैच हो रही होती है, फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम के साथ ये अटैच हो रही होती है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है प्रोस्थेटिक ग्रुप की। तो आयरन जब किसी एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है तो वहाँ से ये उसके साथ जो है ये परमानेंट जो है कोवलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं और उससे अलहदा नहीं हो सकता, इसलिए वो भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है।
I hope student you have gained the concept of enzymes. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.